हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम अपने मार्केटिंग को टॉपिक को पिछली 3 वीडियो से कर रहे हैं और उन 3 वीडियो में हमने जो मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस हैं उसमें से जो है एक ही पी किया है अभी तो खैर। और इस वीडियो के थ्रू हम अगले 2 जो पीस हैं, एक जो हम कर चुके हैं वो प्रोडक्ट हैं और उस वीडियो में हम जो चौथी वीडियो है उसमें एक तो हम प्राइस और तीसरा हम प्लेस या जिसको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो ये 2 पीस और हम इस वीडियो में कर लेंगे और फिर एक पी हमारा बच जाएगा, चौथा पी। और वो चौथा पी क्या है, अगर आपको याद हो, प्रमोशन मार्केटिंग मिक्स, तो वो था प्रमोशन। तो प्रमोशन हम नेक्स्ट वीडियो में, जो 5वीं वीडियो हमारी मार्केटिंग के चैप्टर पे होगी, उसके थ्रू हम पूरा चैप्टर कर लेंगे। तो अभी हम अपने टाइम को आगे यूटिलाइज करते हैं और प्राइस और प्लेस के 2 पीस को करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपके पास टाइमली वीडियो पहुंचती रहे और हम अपने 95% के टारगेट को अचीव कर पाएँ। तो चलते हैं, हम सबसे पहले प्राइस को पढ़ते हैं कि प्राइस क्या होता है, कैसे डिटरमाइन होता है, प्राइसिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। तो पहले हमें प्राइस का मीनिंग समझना ज़रूरी है। तो प्राइस में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय ए बायर और रिसीव्ड बाय ए सेलर इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ ए प्रोडक्ट और ए सर्विस। तो ये आपको पता ही है कि ये प्राइस वो अमाउंट होता है जो एक बायर पे करता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने के अगेंस्ट। किसको देता है? सेलर को देता है। तो प्राइस जो है ऑफ्टन यूज किया जाता है एज ए रेगुलेटर ऑफ डिमांड। ये डिमांड को रेगुलेट करता है। ये आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के अंदर। आपने पढ़ा है कि जब भी प्राइस आप डिमांड किसी भी प्रोडक्ट का बढ़ा दोगे तो आपको पता दिख जाता है, पता चल जाता है कि डिमांड क्या हो गई है, डाउन हो गई है। तो रेगुलेट किया ना, तो प्राइस रेगुलेटर है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को। और इसके उल्टा भी होता है, ये भी आपने देखा है कि अगर आप प्राइस को डिक्रीज कर दो तो आपको ये भी पता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इंक्रीज कर जाती है। दैट्स मीन्स प्राइस रेगुलेट करता है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड में। तो इसको डिटरमाइन करना, इसको डिसाइड करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो प्राइस जो है एक इफेक्टिव कॉम्पिटिटिव वेपन भी है, अभी हम ऊपर देख ही रहे थे। तो कॉम्पिटिटर से अगर कॉम्पीट करना है तो प्राइस को ऐसा रखो सो दैट हमारी डिमांड इंक्रीज कर सके। ठीक है, हो सकता है वो थोड़ा लो रखना पड़े, प्रॉफिट मार्जिन कम करना पड़े, पर मैं कॉम्पिटिटिव वेपन के रूप में भी प्राइसिंग को यूज करता हूँ। तो एक ऐसा सिंगल इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रेवेन्यू, सेल पर भी इफेक्ट पड़ता है। आपने ऊपर देखा, डिमांड कम होगी तो सेल भी कम होगी, साथ ही साथ प्रॉफिट पर भी इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो प्रॉफिट और रेवेन्यू या सेल को दोनों को इम्पैक्ट करने वाला प्राइस एक अकेला फैक्टर। तो प्राइस किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रोडक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए मार्केटिंग में प्राइस को डिसाइड करते समय हमें सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करूं? तो पहला है कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। मान लिया वो प्रोडक्ट जो है 10 रुपीज़ में बनकर आ रहा है और मैं अभी सर्वाइवल स्टेज में हूँ कंपनी के, तो मैं कम से कम चाहूँगा कि इसका जो प्राइसिंग हो सेल के लिए वो एटलीस्ट 10 तो हो, सो दैट मैं उस मार्केट में सर्वाइव कर पाऊँ। ठीक है, अगर मैं उससे आगे चल चुका हूँ, मेरी डिमांड अच्छी इंक्रीज हो रही है, तो मैं उसको 12 भी रख सकता हूँ, 13 भी रख सकता हूँ, 14 भी रख सकता हूँ एंड सो ऑन। आगे ग्रोथ हो रही हो तो मैं मार्जिन को उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकता हूँ। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइसिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है यूटिलिटी। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे लिए एसेंशियल है, जिसका यूज करना हमारे लिए जरूरी है, तो आप प्राइस को ज़्यादा भी रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। से अगर एग्जांपल लें तो मिल्क ले लो। तो मिल्क के रेट जब भी बढ़ते हैं, हम लोग जितना परचेज करते हैं उतना हम परचेज करते रहते हैं, क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो वो कितना यूजफुल है
उसकी नीड हमें कितनी है, उसकी यूटिलिटी कितनी है, ये बहुत इफेक्ट डालता है। एज वेल एज डिमांड, जिस प्रोडक्ट की डिमांड जितनी ज़्यादा होगी आप प्राइस को ज़्यादा रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मार्केट में जो बिक रहा है वो प्रोडक्ट के प्राइस ज़्यादा भी रखेगा तो कोई इशू नहीं। फिर आया कंपटीशन। अगर परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में तो आपको प्राइस कंपटीशन के अकॉर्डिंग कम ही रखने पड़ेंगे सो दैट आप बेच पाओ। और अगर आपकी मोनोपोली है मार्केट के अंदर तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, तो प्राइस को ज़्यादा भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। नेक्स्ट आता है कि गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, तो उसको भी हमें देखना होता है। एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन जो अडॉप्टेड है, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है फूड्स की कुछ जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर, तो उसको हमें फॉलो करना ही पड़ता है। बाकी हम उसके अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। ऐसे ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अगेंस्ट भी गुड्स को बेचा जाता है, फूड्स के प्रोडक्ट को बेचा जाता है। तो गवर्नमेंट के जो भी लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमें प्राइस को डिसाइड कर सकता हूँ। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग का कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो। ऑब्वियसली है, अगर आप मार्केटिंग मेथड में एडवर्टीजमेंट दे रहे हो और एडवर्टीजमेंट भी जो आप दे रहे हो वो आप टीवी पर ऐड दे रहे हो, तो ऑब्वियसली है वो कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। और अगर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो आपको जो सेलिंग प्राइस है वो भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो मार्केट में जो भी मार्केटिंग का मेथड आप यूज़ कर रहे हो वो भी डिसाइड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट रखोगे। ठीक है, तो मार्केटिंग का जो भी है, पर्सनल सेलिंग यूज़ कर रहे हो तो अलग तरीके से वहाँ ज़्यादा कॉस्ट आती है। वो पढ़ोगे आगे कौन कौन से मार्केटिंग मेथड है। तो जैसा मेथड आपने यूज़ किया है वो भी इफेक्ट डालेगा आपके प्राइस को डिसाइड करते समय, क्योंकि वो कॉस्ट पर इम्पैक्ट डालता है। फिर है कि प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना तो आप प्राइस ज़्यादा ही रखोगे, जब भी आपका प्रॉफिट क्या हो पाएगा, मैक्सिमाइज हो पाएगा। बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव है लोगों को सर्विस देना, लोगों की सेवा भाव से काम करना, एग्जाम्पल जैसे मैं अभी लूँ, मुझे नहीं पता कि वो अभी दवाई कोरोना में कितनी कारगर है, पर कोरोना की जो दवाई अभी इंट्रोड्यूस की गई है पतंजलि के द्वारा, उसके प्राइस उन्होंने ऐसे रखे हैं कि नॉर्मली आप उसको खरीद पाओगे। ठीक है, तो वहां पर उनका जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना नहीं है, सर्विस देना है। तो इस वजह से उन्होंने कम प्राइस पर भी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो वहां पर आपको रेट डाउन करने पड़ेंगे अगर सर्विस आपका ऑब्जेक्टिव है तो ये फैक्टर्स थे जो प्राइस को डिटरमाइन करते समय ध्यान में रखने चाहिए। अब आता है हमारा तीसरा पी, जिसको प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि वो मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट द राइट प्लेस सो दैट द पीपल कैन परचेज द सेम एट द राइट टाइम। तो सही समय पर गुड्स सही जगह पर हो, ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम पूरा करते हैं। हमने अब तक जो भी किया वो कितना ही अच्छा हो, अगर हम सही समय पर सही जगह पर गुड्स को नहीं पहुंचा पाएंगे तो जो भी हमने किया है, जो भी हमारी टारगेट कस्टमर है, टारगेट मार्केट है, वो हमारे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि हमने उनको उस समय वो गुड्स अवेलेबल नहीं कराई जब उसकी उनको ज़रूरत थी। ठीक है, तो सही समय पर सही स्थान पर गुड्स को पहुंचाना भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम पूरा करते हैं। तो इसमें दो डिसीजंस होते हैं जिनके बेस पर हम सही समय पर सही जगह पर गुड्स को पहुंचा पाते हैं। पहला होता है कि फिजिकल मूवमेंट कैसे करवाएंगे, गुड्स को किस मेथड को यूज करेंगे, वेयर हाउसिंग कहाँ करेंगे, कितना इन्वेंट्री हमें पहले से बना कर रखना है, कैसा ऑर्डर हमें मिल रहा है, तो वो सब फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स के अंदर आता है। और दूसरा है कि किस चैनल को मैं यूज करूँ। चैनल का मतलब यहाँ पर मिडिल मैन है। मिडिल मैन का मतलब जिनके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को हर रीजन या अपनी जो टारगेट मार्केट है वो जितनी बड़ी होगी, हमें अपने चैनल को उतना ही बड़ा करना पड़ेगा, मतलब कि मिडिल मैन को उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। तो दो डिसीजन लेने होते हैं, एक तो फिजिकल मूवमेंट कैसे होगी गुड्स की, और दूसरा किस चैनल के थ्रू हम उस फिजिकल मूवमेंट को कराएंगे। तो पहले हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं, मतलब कि मिडिल मैन को पढ़ते हैं।
तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर द सेट ऑफ फर्म्स या इंडिविजुअल जो असिस्ट करते हैं ट्रांसफर करने में टाइटल किसी भी एक पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज के, सो दैट वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच पाए। तो ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं, स्मूथ कर देते हैं गुड्स के फ्लो को, ठीक है, क्योंकि वो पोजीशन को पहुंचाते हैं कस्टमर तक, उस पर्टिकुलर स्थान तक, और सही समय पर पहुंचाते हैं, तो वो फ्लो ऑफ गुड्स को स्मूथ बना देते हैं। नेक्स्ट आता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो क्या है, मतलब कि वो मिडिल मैन क्या है, टाइप्स ऑफ मिडिल मैन क्या है, वो हमें समझना जरूरी है, मतलब किन किन लोगों को हम इन्वॉल्व करते हैं सो दैट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंच पाए। तो देखिए आप, ये प्रोड्यूसर होता है जिसने गुड्स को बनाया, वो गुड्स को बनाकर डिफरेंट चैनल्स को यूज करेगा। अभी सिर्फ हमने एक मिडिल मैन कितने प्रकार के हो सकते हैं वो कुछ लेने की एग्जांपल कोशिश की है। थोक विक्रेता, आपको पता है थोक विक्रेता का मतलब होल सेलर होता है। तो होल सेलर के थ्रू हम गुड्स को आगे पहुंचाते हैं। उत्पादक का मतलब प्रोड्यूसर है, ठीक है। फिर फुटकर रिटेलर जिसे हम कहते हैं, तो रिटेलर के थ्रू हम उसको आगे पहुंचाते हैं, और फिर वो लास्ट में हमारे कस्टमर तक पहुंच सकता है। तो ये एक प्रोबेबल, बीच में एक एक यहाँ पर एक और हो सकता है, एक चैनल हम आगे पढ़ेंगे, वो एजेंट कहलाता है। तो एजेंट भी एक बीच में हो सकता है। तो ये सब टाइप के मिडिल मैन है जो उत्पादक ने जो प्रोड्यूस किया, किसके लिए प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूसर कस्टमर के लिए। तो प्रोड्यूसर कस्टमर तक गुड्स को कैसे पहुंचाएगा, हम इन लोगों की मदद लेते हैं बीच में। कई बार प्रोड्यूसर डायरेक्ट पहुंचा देता है, कभी इन बीच के लोगों की यूज, बीच को लोगों को इन्वॉल्व कर लेता है। डिपेंड करता है कि हमारा नेचर कैसा है, प्रोडक्ट का टाइम कैसा है, रीजन कितना है जिसमें हमें बेचना है। तो वो देखेंगे अभी कि वो कैसे होता है। तो वो टाइप्स ऑफ चैनल अब देखते हैं जिसके थ्रू गुड्स को पहुंचाने का डिसीजन लिया जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा लेवल आता है वो डायरेक्ट चैनल कहलाता है। जीरो लेवल होता है, प्रोड्यूसर खुद सीधा कस्टमर को माल को पहुंचा देता है। तो ये नॉर्मली बड़ा रेयर है, बहुत कम मिलता है। रीजनल बेसिस पर तो आपको मिल जाएगा, पर बड़े लेवल पर ये नहीं मिल पाता। रीजनल में जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो बिट्टू टिक्की वाला, तो वो अपना गुड्स बनाता है और सीधा कस्टमर को बेचता है। आसपास आपके छोटे मोटे बहुत सारे सेलर होते हैं जो किसी भी मीडिएटर को यूज नहीं करते, खुद बनाते हैं और खुद वहां तक पहुंचा देते हैं उस चीज को। तो वो मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर को डील करता है। तो वो जीरो लेवल होता है, पर ये बहुत बड़े लेवल पर नहीं होता, इनका बिजनेस बहुत छोटे लेवल का होता है, तो इसलिए रेयर मिलता है बड़े केसेस के अंदर। तो दूसरा जो हमारा चैनल है वो इनडायरेक्ट चैनल है। इनडायरेक्ट चैनल में पहला जो आता है वो वन लेवल आता है, जिसमें बीच में सिर्फ एक रिटेलर होता है। मैन्युफैक्चरर सिर्फ रिटेलर को, या इसको हम एजेंट भी कह देते हैं, ठीक है, तो एजेंट या रिटेलर को यूज करता है और उसके थ्रू अपनी गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाता है। तो ये ऐसी गुड्स होती हैं जो एक तो बहुत कॉस्टली होती हैं, दूसरी इसकी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब कि फ्रीक्वेंट डिमांड नहीं है, हमेशा नहीं चाहिए, ये चीज़ें धीरे धीरे चाहिए होती हैं। तो जैसे आप देखते हो कि बाइक के शोरूम्स वगैरह होते हैं, कार के शोरूम्स होते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ के थ्रू जब बिकती हैं तो सिर्फ एक एजेंसी बीच में होती है और वो एजेंसी के थ्रू जो है गुड्स को बेचा जाता है। तो ये वन लेवल चैनल कहलाता है, जो डिपेंड करता है ऐसी, ये ज़्यादातर ये चीज़ें जो हैं ड्यूरेबल है और ड्यूरेबल के साथ साथ ये कॉस्टली भी हैं, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बड़ा लेवल चैनल का हम यूज़ नहीं करते। फिर आता है टू लेवल, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है। तो ये ज़्यादातर हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स के लिए यूज़ करते हैं, ड्यूरेबल के लिए भी होता है पर नॉन ड्यूरेबल के लिए तो होता ही होता है, जहाँ पर हमारी वाइड रेंज हो, ज़्यादा बड़ा एरिया हमें कवर करना हो, ठीक है, ज़्यादा और नॉन ड्यूरेबल गुड्स हों, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, तो फिर हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। और एक थर्ड आता है, जब और भी माइक्रो लेवल पर चले जाएँ तो हम बीच में एजेंट को भी यूज़ कर लेते हैं, फिर होलसेलर आता है, फिर रिटेलर आता है, फिर कस्टमर आता है। तो हम इस चैनल को भी उस समय यूज़ कर लेते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ चैनल हैं जिनके थ्रू गुड्स जो हैं मूव करती हैं मैन्युफैक्चरर से कस्टमर की तरफ।
ये बाय कर्टसी ऑफ एनसीईआरटी है क्योंकि ये मैंने वहीं से ली है और वहीं से आपको एक्सप्लेन की है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि फंक्शंस क्या हैं उन चैनल के या मिडलमैन के जिन जो हमें प्रोड्यूसर को गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो ये हमारे लिए उनकी सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग का मतलब उनको अलग अलग क्वांटिटी वाइज ग्रेडिंग वाइज लगाते हैं सो दैट जैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो उसको आगे तक पहुंचा पाएँ। फिर आता है एक्यूमुलेशन, ये स्टॉक को परचेज कर कर अपने पास रखते हैं सो दैट सही समय पर ये गुड्स को जिनको ज़रूरत है, जो कस्टमर है उन तक पहुंचा पाए। तो एक्यूमुलेशन का काम भी ये करते हैं। एलोकेशन, जो इन्होंने एक्यूमुलेट किया बड़ी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में, अब ये उसको छोटी छोटी क्वांटिटी में आगे बेचेंगे तो वो एलोकेशन कहलाएगा। असॉर्टिंग, असॉर्टिंग का मतलब है कि जो कंपनी है उसने तो बनाकर भेज दिया, ये उसको एज पर कस्टमर नीड क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं सो दैट कस्टमर के हिसाब से ये उन गुड्स को कस्टमर तक पहुंचा पाए। तो वो असॉर्टिंग कहलाते हैं, रीअरेंजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। फिर आया प्रोडक्ट की प्रमोशन, भी ये करते हैं, हमने पढ़ा था लास्ट ईयर भी। होलसेलर, रिटेलर बहुत सारे लोगों की प्रमोशन करते हैं क्योंकि वो प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जो टीवी वगैरह पर ऐड नहीं दे सकते, तो ये नहीं दे पाते, इसलिए वो क्या करते हैं, इन्हीं मिडिल मैन को यूज करते हैं अपने प्रमोशन के लिए। तो आप देखते हो कई जो हैं बहुत नेशनलाइज कंपनियां जो हैं अपने प्रोडक्ट को थ्रू मिडिल मैन ही प्रमोट करवा कर बेचते हैं। निगोशिएशन करते हैं दोनों के साथ, ऊपर प्रोड्यूसर के साथ भी, नीचे कस्टमर के साथ भी, जैसी उनकी ज़रूरतें होती हैं उनके अकॉर्डिंग उस काम को, उस गुड्स को ट्रांसफ़र करवाते रहते हैं, उधार भी देते हैं, उधार लेते भी हैं। तो ये दोनों के साथ नेगोशिएशन करते हैं सो दैट मार्केट में फ्लो ऑफ गुड्स प्रॉपर वे में चलता रहे। रिस्क लेते हैं क्योंकि देखो इन्होंने परचेज किया है तो रिस्क इनकी तरफ ट्रांसफ़र हो गया, तो अगर गुड्स नहीं बिकी तो लॉस किसका होगा, मिडिलमैन का। तो ये लॉस भी लेते हैं, रिस्क को भी बियर करते हैं, इन्वेस्ट प्रोड्यूसर के रिस्क को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये काम ये मिडिलमैन करते हैं। फिर आया कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करें कि जो हमने वो चैनल देखे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और उसमें भी 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, कैसे चूज करें। तो उसके लिए सबसे पहला फैक्टर आता है कि प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, प्रोडक्ट कैसा है। तो मैं आपको वहां पर भी बता रहा था कि अगर ड्यूरेबल हो तो आप डायरेक्ट को भी यूज कर सकते हो, 1 लेवल को भी यूज कर सकते हो, 2 लेवल को भी कर सकते हो। नॉन ड्यूरेबल है तो आपको कम से कम जो है 2 लेवल और फिर 3 लेवल को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी, पैरिश कर जाएंगी, ठीक है, तो उनके नष्ट होने की संभावना जल्दी है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, गुड्स को जल्दी से जल्दी मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं। ड्यूरेबल गुड्स जैसे कार, बाइक है, तो ये आज नहीं बिकी कल बिक जाएंगी, प्राइस ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े दिन हम रोक सकते हैं। तो ये चीज़ें हम धीरे धीरे भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स ये हो गए, एक उसकी प्राइसिंग क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो प्रोडक्ट से संबंधित है। फिर आया कि कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। अगर कंपनी साउंड फाइनेंशियल कंडीशन वाली है तो वो छोटा लेवल भी यूज़ कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 1 लेवल या डायरेक्ट भी भेज सकती है। रिलायंस इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। रिलायंस ज़्यादातर अपने जो प्रोडक्ट हैं वो खुद के स्टोर के थ्रू ही बेचती हैं, तो ये 1 लेवल या 0 लेवल को यूज़ कर भी चीज़ों को बेच रही हैं बहुत ईजिली। कॉम्पिटिटिव फैक्टर, मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है तो आपको जो है 2 लेवल, 3 लेवल यूज़ करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट लेवल यूज़ करना पड़ेगा। पर अगर मोनोपोली है तो आप डायरेक्ट पर भी जा सकते हो और 1 लेवल को भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ डायरेक्ट को भी प्रेफर किया जा सकता है या 1 लेवल को भी प्रेफर किया जा सकता है। यहाँ 2 लेवल या 3 लेवल को यूज़ करना पड़ेगा। फिर है मार्केट फैक्टर, मार्केट में कंडीशन कैसी है मेरे प्रोडक्ट की और मार्केट की खुद की कंडीशन, वो भी डिपेंड करती है, वो भी डिसाइड करवाती है। तो मार्केट जितनी बड़ी होगी, मेरा एरिया जितना बड़ा होगा, मुझे उतना ही 2 लेवल, 3 लेवल की तरफ चलना पड़ेगा, ठीक है। एरिया जितना नैरो है, जितनी मेरी नैरो मार्केट है, मुझे उतना ही डायरेक्ट या 1 लेवल से काम चला सकता हूँ। मार्केट भी एक फैक्टर है। फिर है एनवायरमेंटल फैक्टर, ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी हैं, ये सारी चीज़ें, वो चीज़ कहाँ यूज़ होती है, कहाँ पर
टारगेट मार्केट कहाँ है, तो उसको ध्यान में रखकर भी हम चीज़ों में लेवल चूज करते हैं। ठीक है, तो टारगेट मार्केट जिस ज्योग्राफिकल कंडीशन में है वो कितनी दूर है मुझसे, उसके हिसाब से भी मुझे चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेना पड़ता है। ये सारे फैक्टर्स से जो डिसाइड करने में कि कौन सा चैनल आप यूज़ करोगे उसमें काम आते हैं। अब दूसरा आया उसका पार्ट जो हमने प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था, वो खुद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि गुड्स को फिजिकली आप कैसे मूव कराओगे मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक। तो वो सारी एक्टिविटीज इसके अंदर आएंगी जो फिजिकल मूवमेंट में गुड्स की काम करती है। तो उसमें जो मेन कंपोनेंट है सबसे पहले है ऑर्डर प्रोसेसिंग। आपके पास ऑर्डर कस्टमर से कितना आया हुआ है, कस्टमर यहाँ पर होलसेलर भी हो सकता है, लेवल के ऊपर है कौन सा लेवल यूज किया है। ठीक है, होलसेलर हो कस्टमर हो, उनसे कैसा ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे। तो ऑर्डर को प्रोसेस करना इनके लिए जरूरी होता है टाइमली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो टाइमली ऑर्डर को प्रोसेस किया जा सके उसके अकॉर्डिंग ये फिजिकल मूवमेंट को देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में किसको यूज करेंगे, ट्रेन को, बस को, ठीक है, या एयर को, और या वाटर को। तो वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट को कहाँ भेजना है, कितना मेरे पास समय है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसपोर्टेशन को भी चूज कर लेते हैं। कितना कॉस्ट बनेगी हमारी, तो प्राइसिंग क्या है, वो सब ध्यान में रखकर ट्रांसपोर्टेशन चूज किया जाता है। फिर देखा जाता है वेयर हाउसिंग की डिमांड एकदम से आए तो जो वो इंस्टेंट डिमांड है उसको मैं कैसे पूरा करूं, तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ अपनी फिनिश प्रोडक्ट पहले से बनाकर रखना पड़ेगा। तो वो जो फिनिश प्रोडक्ट बना हुआ है उसको मैं स्टोर कहाँ पर करूँगा ये डिसीजन मुझे लेना होता है। तो वो वेयर हाउसिंग कहलाता है, कहाँ मैं वेयर हाउस बनाकर रखूँगा। फिर है इन्वेंट्री कंट्रोल, ये वेयर हाउसिंग से संबंधित है कि समय पर मैं गुड्स को डिलीवर कर पाऊँ, ये मुझे देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो टाइमली डिलीवरी को देखा जाएगा जिसके थ्रू मैं गुड्स को सही समय पर सही जगह पर पहुंचा पाऊँ। ठीक है, तो लोग अलग तरीके से इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। वो एक टैग लगा देते हैं कि भाई अगर मेरा 1000 यूनिट से नीचे अगर माल वेयर हाउसिंग में पड़ा है तो मैं प्रोडक्शन को आगे शुरू कर दूंगा या प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दूंगा। तो उसके हिसाब से वो इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। अलग अलग तरीके से लोग उस इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं सो दैट वो टाइम पर डिलीवरी कर सके जो इंस्टेंट ऑर्डर उनके पास आते हैं। तो ये था फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट सेकंड, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। यहीं पर ये हमारी वीडियो समाप्त होती है। इस वीडियो के थ्रू हम दो पीस जो इम्पोर्टेंट पीस हैं उनको कर पाए, और अब हमारा सिर्फ एक पी बच गया है जो फोर्थ पी कहलाता है प्रमोशन। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर लेंगे और हमारा मार्केटिंग का टॉपिक पूरा हो जाएगा। ये चैप्टर अपने आप में 10 to 12 मार्क्स का है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ध्यान दीजिए, सारी वीडियो को समय पर देखिए। मेरी सारी वीडियो के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं जिसको आप नीचे से एक्सेस कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।